नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कुशल होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आज की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। और आज का सुविचार है जहाँ चाह वहाँ राह। इस सब देखो, देखने में शब्द बहुत छोटा है, लेकिन ये हमारे जीवन को ना बहुत ही एक प्रेरणादायक और एक हमें सफलता की ओर मतलब निर्देश करता है। अगर हमने किसी चीज को मन में ठान लिया कि मुझे ये कार्य करना है, आप भले एक दो बार असफल होंगे, लेकिन बार बार आपने अगर प्रयास किया तो आप उस कार्य में निश्चित सफल होंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपने चाह लिया कि मुझे ये कार्य करना है, तो आप निश्चित हो जाओ कि सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो इसी सुविचार के साथ हम अपने परिसर अध्ययन भाग 1 का जो अगला पाठ है, पाठ का नाम है सजीवों के परस्पर संबंध, इसकी शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, परिसर में बहुत सारे ऐसे सजीव हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। उनका जीवन काल जो देखा जाए तो केवल उसी अवस्था में या उसी परिस्थिति में ही वो जी पाएंगे। अगर उनकी उस अवस्था को या उनके उस जो बोलते हैं वातावरण को अगर हम बदल दें, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ पे निश्चित तौर पे जी नहीं पाएंगे। अर्थात सजीव एक दूसरे पे निर्भर है और एक निश्चित वातावरण में ही वो जी सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं आता हूं आपके पाठ्य पुस्तक पर। तो प्यारे बच्चों, देखो आपको पाठ दिया गया है सजीवों के परस्पर संबंध, अर्थात सजीवों में किस प्रकार एक दूसरे से परस्पर संबंध है, किस प्रकार से वे एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। सबसे पहले हम सजीव इस शब्द का अर्थ समझते हैं। सजीव का अर्थ होता है सजीव, मतलब जिनमें जीवन है या जीवन के साथ है, ठीक है। इसलिए हम इन्हें सजीव कहते हैं। देखो नीचे दी गई पहेली तुम अवश्य हल कर सकोगे। देखो एक पहेली दी गई है, यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ एक महिला, एक पुरुष और कुछ छोटे बच्चे यहाँ पे इस पेड़ के नीचे खड़े, ठीक है। यहाँ पे एक जानवर चल रहा है और एक औरत यहाँ पे बैठी हुई है। तो इसी पे आधारित आपको एक पहेली दी गई है। ठीक दोपहर मिलती छाया, वहाँ थोड़ा सा रुक जाना। वृक्ष पुराना तना है बड़ा, दाढ़ी लंबी लिए वह खड़ा। अर्थात ये पहली दी गई है प्यारे बच्चों कि ठीक दोपहर में जहाँ आपको छाया मिलती है वहाँ थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि धूप ज़्यादा होता है। और कैसे जगह पर रुक जाना? वृक्ष पुराना, वो वृक्ष बहुत पुराना है। तना है बड़ा, उसके जो तने हैं वो खूब बड़े बड़े। देखो आप देख सकते हो उसके तने कितने बड़े हैं। और दाढ़ी लंबी लिए वह खड़ा, देखो कितनी सारी इसकी दाढ़ियाँ लटक रही है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ चुके होंगे ये कौन सा वृक्ष है। निश्चित ही आप जब गांव गए होंगे तो इसके दाढ़ी को पकड़ के आपने झूला होगा, झूला। अब बहुत ही मजा आता है। अब आप बता सकते हो ये कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़, ठीक है, सही बताया आपने। तो इस पहेली का उत्तर अत्यंत आसान है। क्या है इसका उत्तर? बरगद। क्या तुम पहेली हल कर सकते हो? छाया के लिए कौन से वृक्ष इन व्यक्तियों के लिए उपयोगी बन सका? इनके लिए बरगद का जो वृक्ष है ये उपयोगी बन सका, क्योंकि जो इसके जो तने वो भी मजबूत होते हैं और इसकी पत्तियां बहुत घनी होती है। तो ये बहुत, जब तेज धूप हो तो हम इसकी छाया में जा सकते हैं। आप नीचे देखिए, दिया है बताओ। तो परिसर की बहुत सी वनस्पतियां अलग अलग कारणों से हमारे लिए उपयोगी होती है। आप जानते हो कि हमारे परिसर में बहुत सारे ऐसे वृक्ष है या वनस्पति है जो हमारे लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में किसी न किसी रूप में हमारे काम आती है। नीचे कुछ वनस्पतियों के नाम दिए गए, इनकी पत्तियों का हम किस लिए उपयोग करते हैं बताना है आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नागबेल। नागबेल के बारे में आप जानते हो प्यारे बच्चों? ये इस प्रकार की पत्ती है जिसका उपयोग हम दवाई के रूप में भी करते हैं, ठीक है। इसका हम धार्मिक कार्य के रूप में भी उपयोग करते हैं और साथ ही साथ में कोई शुभ मतलब अवसर हो उस समय भी हम उपयोग करते हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल आवाज़ को साफ करने के लिए, मसूड़ों को मजबूती देने के लिए, साथ ही साथ में अगर पेट में पाचन संस्थान में खराबी है तो उस समय, बुखार हो गई, अस्थमा अर्थात दमा की बीमारी हो गई, इन सभी कामों में
इसकी पत्तियां क्या होती है, उपयोगी होती है। पलाश, पलाश का भी लगभग अगर उपयोग देखा जाए ना प्यारे बच्चों, तो इसका भी उपयोग दवाई के क्षेत्र में अत्यधिक होता है। मेथी, मेथी तो आप जानते हो, रोज अपने घर में खाते हो, इसकी सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन इसकी औषधीय गुण भी है प्यारे बच्चों। अड़ूसा, अड़ूसा भी देखा जाए तो दवाई के क्षेत्र में ही इसका उपयोग अधिक होता है। और मीठा नीम, घर में तो आपके दाल में तड़का मारा जाता होगा, सब्जियों में हो गए, ठीक है, तो मीठा नीम का प्रयोग भी हम अपने दैनिक जो जीवन होते हैं इनमें भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है, ये भी एक नीम की प्रजाति है। तो प्यारे बच्चों, पहला हमें शीर्षक दे रखा है सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर से होती है। परिसर अर्थात हमारे आसपास का जो वातावरण है या क्षेत्र है उसे हम अपना परिसर कहते हैं। और आप ध्यान दो तो हमारी सारी जरूरतें कहाँ से पूरी होती है, इसी परिसर से। हम जो भी लेते हैं या किसी चीज़ को हम उपयोग करते हैं, ये सब हम कहाँ से उपयोग करते हैं, अपने परिसर से ही करते हैं। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो आवास हो, आवास अर्थात जिस स्थान पे हम रहते हैं। तो देखो, भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और आवास इत्यादि हमारी कई आवश्यकताएं हैं। ये सब हमारे रोज की क्या है, आवश्यकताएं। बिना भोजन के, बिना पानी के, बिना हवा के, बिना वस्त्र के और बिना आवास के शायद हमारी जो दिनचर्या है वो पूर्ण नहीं हो सकती है। हमें अपने जीवन में इन सब की आवश्यकताएं मतलब रोज लगती है, या तो आप कह सकते हो कि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर द्वारा होती है। परिसर अर्थात हमारे आसपास के वातावरण जो है या जो वातावरण क्षेत्र है वहीं से सारी जरूरतों की पूर्ति होती है। अभी चलिए आप देखिए, आगे दिया गया है भोजन, पानी और हवा, ये सभी सजीवों की आवश्यकता है। बिना भोजन, पानी और हवा के सजीव जीवित नहीं रह सकते हैं। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके बाद हम आवास के बारे में, वस्त्र के बारे में सोच सकते हैं। परिसर द्वारा ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, परंतु प्रत्येक प्रकार के सजीवों की आवश्यकताओं में अंतर होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सोचो, क्या सभी सजीवों की आवश्यकता भोजन, वस्त्र और पानी को लेकर एक समान होती है? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे आगे दिया गया है, चूहा दिन भर में जितना पानी पीता है उतने पानी से हाथी की एक बार की भी प्यास नहीं बुझ सकती है। चूहा देखो, उसका शरीर कितना छोटा है, तो बताओ जितना पानी पीता है, मतलब क्या उतना पानी अगर हाथी को दिया जाए तो उसकी प्यास बुझेगी? नहीं। हाथी एक दिन में कम से कम 200-250 से लेकर के 300 लीटर तक पानी पी जाता है। तो आप कल्पना कर लो कि जो चूहे की प्यास है वो पानी, और जो हाथी है जो उसे प्यास लगने में उपयोग में आने वाला पानी, क्या दोनों में अंतर है? बहुत अंतर है। तो इससे ये बात सिद्ध होता है कि सजीवों में जो उनकी आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, एक समान नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, अगले पेज पर दिया गया थोड़ा मनोरंजन। चलो हम लोग भी मनोरंजन देख लेते हैं। फूलों के मीठे मकरंद से तितलियां अपनी भूख मिटाती है। क्या मेंढक के लिए यह उपयोगी होगा? आप सोचो, जो तितलियां होती है वो यहाँ वहाँ फूलों पे बैठती है, और फूलों का जो मकरंद होता है, मकरंद का मतलब होता है जो उनके रस होते हैं फूलों के अंदर, तो उनके रसों का वो पान करती है अर्थात पीती है। तो क्या यही कार्य मेंढक कर पाएगा? क्या नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है। बकरी वृक्षों की पत्तियां खाती है, अतः क्या बाघ वही खाएगा? अब जरा सोचो, बकरी पेड़ मतलब जो छोटे वृक्ष होते हैं उनके पत्तियों को खाकर जिंदा रहती है। क्या किसी भी परिस्थिति में बाघ उन पत्तियों को खाएगा? कभी नहीं खाएगा। ठीक है। मछलियां पानी में श्वसन करती है, परंतु क्या कबूतर भी वैसा कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कबूतर है वो वायुचर है, वो वायु में मतलब उड़ने वाला पक्षी है, और मछली जलचर है। दोनों की जो पर्यावरण है वो क्या है, अलग है। वैसे ही पहले वाले में हमने देखा कि बाघ क्या है, मांसाहारी है, जबकि बकरी क्या है, वो शाकाहारी है। ठीक है। उसी प्रकार से इसके पहले वाले उदाहरण में हमने देखा कि जो तितली होती है उसके सूंड होते हैं, उस सूंडों से वो क्या करती है, वो फूलों का रस चूसती है। जबकि मेंढक जो है उसके जीभ लंबे होते हैं, वो जीभ के सहारे कीड़े जो होते हैं जैसे फतंगे होते हैं उनका भक्षण करता है।
तो दोनों में भोजन ग्रहण करने की, दोनों के पर्यावरण की, या तो दोनों का, तो आप कह सकते हो कि जो स्वभाव होता है शाकाहारी या मांसाहारी, ये सब प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होने के कारण ये एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के कभी भी पूरक नहीं हो सकते। वैसे रामबाण पानी में बढ़ता है, तो क्या नींबू और बैगन पानी में बढ़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि रामबाण जो है वो जलचर वृक्ष, मतलब आप कह सकते हो कि पौधा है, जबकि नींबू और बैगन जो है वो सामान्यतः जमीन पे उगने वाले वृक्ष है। तो आप कह सकते हो कि इनके वातावरण में, इनके स्वभाव में या इनके भोजन ग्रहण करने में क्या है, अंतर है, इसलिए प्राणी एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। अब बताओ, मछलियों ने पानी छोड़कर जमीन पर रहने का निश्चय किया, तो क्या मछलियां ऐसा कर पाएंगी? सोच के बताओ। आपको लगता है हाँ कर पाएगी? नहीं, नहीं कर पाएगी, क्योंकि मछली का जो जीवन है, जो उसका वातावरण है, वो पानी में है। पानी में ही वो श्वसन कर पाएगी। किसके माध्यम से? गलफड़ों के माध्यम से। लेकिन जो हम उसके उस वातावरण से बाहर निकालेंगे, तो जो वातावरण उसे जीवित रहने के लिए पानी में प्राप्त होगी, वो बाहर नहीं मिल पाएगा और बिना पानी के वो तड़प तड़प कर मर जाएगी, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। चलिए एक हम प्रयोग और करके देखते हैं जो दिया गया है। हिंग के 2 खाली डिब्बे ले लो, जैसे हिंग का डब्बा दिखाया गया है, ऐसे 2 डब्बे ले लो, उसको 1 तथा 2 क्रमांक दो, जैसे देखो यहाँ क्रमांक 1, यहाँ क्रमांक 2 दिया गया है। उन डिब्बों में लगभग पौन भाग तक मिट्टी भरो। पौन भाग मतलब 3/4 इसमें मिट्टी भर दो दोनों डब्बों में, और बीज बोने के लिए पानी डालकर मिट्टी को पर्याप्त गीली कर दो। आप दोनों में क्या कर दो, पानी डालकर के मिट्टी को गीला बना दो। अब प्रत्येक डिब्बे में मोठ एक प्रकार का मूंग की ही जाति का एक आप कह सकते हो कि अंकुरित बीज है, वो 2 बीज आप दोनों डब्बों में डाल दो या बो दो। अब आपको देखो आगे कृति क्या करना है। क्रमांक 1 वाले डिब्बे में प्रतिदिन केवल 1 या 2 चम्मच पानी डालो, इसमें 1 या 2 चम्मच पानी डालो। लेकिन जो ये क्रमांक 2 वाला डिब्बा है, इसमें प्रतिदिन आप 4-4 चम्मच पानी देते रहो। और ऐसा आप कितने दिन तक करते रहोगे? 6 दिन तक करते रहो, या 1-2 दिन और अधिक आप कर लो। अब आप 6 दिन के बाद देखोगे तो आपको क्या निष्कर्ष मिलेगा? तुम्हें क्या दिखाई देगा? क्रमांक 1 वाले डिब्बे का पौधा अच्छी तरह से बढ़ता है। आप देखो कितने अच्छे से इसकी पत्तियां निकली हुई है, बराबर पत्तियां खिली खिली दिख रही है, एकदम सीधी अवस्था में। परंतु क्रमांक 2 वाले डिब्बे का पौधा सड़ने लगता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हो, सड़ के मुरझा गया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? हमने तो खाली एक ही चीज दोनों में अंतर किया था, इसे 2-2 चम्मच पानी दिया था और इसे 4-4 चम्मच, बाकी मिट्टी और उसमें मिट्टी में मिलाया गया पानी, बराबर, दोनों का परिमाण हमने समान रखा था। तो इससे एक चीज हमें स्पष्ट में आया कि जो वनस्पतियां जलीय वनस्पति नहीं है, अर्थात जिन्हें पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, वे जलयुक्त स्थान पर जीवित नहीं रह सकती। अगर ऐसी वनस्पति जिन्हें पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, अगर आप उसे पानी वाले जगह पे रखोगे तो आवश्यकता से अधिक पानी मिलने पर वे सड़ जाती है, अर्थात वो सहन नहीं कर पाती और सड़ने लगती है। तो सजीव उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहां उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थात ये कोई भी सजीव हो, चाहे वो वनस्पति हो या तो कोई भी हो, जहां पर उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं वो वहीं पे पाए जाते हैं। जैसे इसका भी एक आपको उदाहरण दिया गया है जो आपके अगले पेज पर है। जैसे आप देख सकते हो, बाघ को ही देखो ना, चलो हम बाघ को ही देख लेते हैं कि जहां पे इनकी आवश्यकता पूर्ण होती है वो वहीं पाए जाते हैं। कैसे? बाघ के शरीर पर धारियां या पट्टे होती है, आप देख सकते हो कैसे लंबी लंबी ऐसी धारियां है। भक्ष्य के लिए वह घास में घात लगाकर बैठा रहता है। भक्ष्य का मतलब क्या? जिसका वह शिकार करता है, जैसे हिरन हो गई या छोटे मोटे और जो प्राणी हो गए, खरगोश, जिनका वह शिकार करता है, तो उनके लिए वो घात लगाकर मतलब छुप करके उन पे हमला करने के लिए वो बैठा रहता है। परंतु शरीर की धारियों के कारण भक्ष्य को बाघ का पता भी नहीं चलता। इनके शरीर पे जो धारी है और जो घास जो है, इनकी में एक रूपता दिखाई देती है, यानी वो लगभग एक ही जैसे दिखाई देते हैं। इसके लिए जो हिरन होते हैं या जो उसके आहार होते हैं, जो उसका भक्ष्य बनते हैं, उनको इनका पता नहीं चलता है कि यहाँ शेर छुपा हुआ है। और इसके विपरीत अगर आप देख लो तो इसके विपरीत घास वाले क्षेत्रों में हिरन हो गई
नीलगाय और अरना यानी जंगली भैंसा जैसे प्राणी होते हैं। भूख लगने पर उन्हें खाकर बाघ अपना पेट भर सकता है। जैसे इनको जब बाघों को भूख लगता है तो ये इन्हीं को, हिरण को, नीलगाय को, अरना जैसे प्राणी को अपना शिकार बनाता है, जो घात लगाकर वो छुपा रहता है, जिससे क्या होती है, उसकी पेट भरती है। किसके? बाघ के। गर्मी के दिनों में भी आसपास पानी के ऐसे ही स्रोत होने चाहिए जो सूखे नहीं हैं। इन स्थानों पर घनी झाड़ियां, ऊंची घास अथवा पहाड़ी गुफा होने की संभावना होती है, जहाँ पे पानी के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो अगर आसपास अगर घनी झाड़ी है, पानी के स्रोत की जगह पर क्या है, घनी झाड़ी, ऊंची घास है और पहाड़ी गुफा है, तो यहाँ पर होने की संभावना होती है। इससे निवास के लिए बाघ को ओट मिल सकती है। बाघ ऐसी जगह को अपना निवास चुनते हैं क्योंकि उन्हें रहने के लिए क्या मिल जाता है, गुफा, ऊंची ऊंची घास में छुप के वो शिकार कर सकते हैं घनी झाड़ियों के अंदर, और पानी के स्रोत होने के कारण उनकी प्यास बुझ सकती है। तो ऐसे जगहों पर बाघों की मिलने की संभावना अधिक होती है। इससे निवास के लिए बाघों को ओट मिल सकती है। ओट मतलब उनको सहारा मिल सकता है। तो ये समझ लीजिए, जहाँ होती है बाघ का निवास वहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन हमने अभी अभी पढ़ा कि सजीवों की आवश्यकता जहाँ होती है या पाई जाती है वो वहीं निवास करते हैं, ये कथन क्या होता है, अस्पष्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, आप चित्र में देख सकते हो जो दिखाया गया है बाघों के बारे में, कि कैसे वो शिकार करता है, कैसे ये गुफाओं में रहता है और कैसे वो पानी के स्रोत से अपनी प्यास बुझाता है और अपने शिकार को क्या करता है, वो शिकारों पे घात लगाकर हमला करता है। ठीक है, तो बाघ कहाँ रहता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बाघ कहाँ रहता है, गुफाओं में रहता है। ठीक है, अब बताओ तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं, जिससे आप इसका जवाब लिखकर आने वाले शुक्रवार को ग्रुप में भेजोगे और इसका उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मनुष्य को प्राकृतिक रेशम कहाँ से मिलता है, ये पहले आप पता लगाओगे, अपने बड़ों से पूछोगे। बंदरों के लिए वृक्षों का उपयोग किस प्रकार से होता है, ठीक है, दूसरा प्रश्न। तीसरा, पक्षियों के लिए वृक्षों का किस प्रकार उपयोग होता है, ये तीसरा प्रश्न। और चौथा, यदि दीमक वृक्ष को खोखला कर दे तो क्या होगा। ये 4 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे लिखकर आने वाले शुक्रवार को दोगे। तो फिर हम चलते हैं अपने श्यामपट की ओर। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई। आप इसे अपने पाठ्य पुस्तक के साथ लेकर के 1 बार या 2 बार देखिए, अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके अगले भाग में हम पाठ्यक्रम की अगले जो आपको जानकारी दी गई है उसके साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा प्यारे बच्चों।